कभी ये सवाल मन में आता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसे क्यों चलती है। ऐसा क्यों लगता है कि पैसा पैसे को खींचता है, अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब के लिए आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। आखिर पैसे में, पूंजी में इतनी ताकत आती कहाँ से है। ये वो गहरे सवाल हैं जिनका जवाब एक विचारक कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बहुत मशहूर और उतनी ही विवादित किताब में ढूंढने की कोशिश की थी। आज हम उसी किताब दास कैपिटल पर आधारित एक विस्तृत ऑडियो विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे। यहाँ हमारा मकसद मार्क्स के विचारों से सहमत या असहमत होना नहीं, बल्कि ये समझना है कि दुनिया की आर्थिक सोच पर इतना गहरा असर डालने वाली इस किताब का मूल तर्क क्या है। ये एक तरह से उस मशीन के पुर्जे खोलकर देखने जैसा है जिससे हमारी दुनिया चलती है, ये जाने बिना कि वो मशीन अच्छी है या बुरी। बिल्कुल। और ये किताब जितनी मोटी और भारी भरकम लगती है, इसका शुरुआती आइडिया उतना ही सरल है। विश्लेषण की शुरुआत होती है उस सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज से जिससे पूरा बाजार बनता है, एक माल, या जिसे अंग्रेजी में कमोडिटी कहते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये माल की पहेली क्या है। स्रोत की शुरुआत उसी बुनियादी फर्क से होती है जिसे हम शायद जानते भी हों, उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य तो सीधा है, कोई चीज हमारे किस काम आती है। रोटी भूख मिटाती है, कोट ठंड से बचाता है। हाँ, ये समझना आसान है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब स्रोत ये सवाल पूछता है कि विनिमय मूल्य कहाँ से आता है। यानी बाजार में एक कोट के बदले कितनी रोटियां मिलेंगी, ये तय कैसे होता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये सब मांग और आपूर्ति का खेल है, पर विश्लेषण कहता है कि ये तो सिर्फ सतह की बात है, असलियत कुछ और गहरी है। और वो गहरी बात क्या है? विश्लेषण के मुताबिक किसी भी माल का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसे बनाने में औसतन कितना इंसानी श्रम, मतलब कितनी मेहनत लगी है। और ये कोई एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय, यानी उस जमाने की औसत तकनीक और कुशलता का इस्तेमाल करके किसी चीज को बनाने में कितना वक्त लगना चाहिए। एक मिनट, ये तो दिलचस्प है। मतलब अगर कोई कारीगर बहुत आलसी है और एक कुर्सी बनाने में दूसरों से दुगना वक्त लेता है, तो क्या उसकी कुर्सी ज्यादा कीमती हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मूल्य व्यक्तिगत मेहनत से नहीं, बल्कि सामाजिक औसत से तय होता है। अगर बाजार में ज्यादातर लोग एक कुर्सी 5 घंटे में बना रहे हैं, तो उस आलसी कारीगर की 10 घंटे की मेहनत का मूल्य भी 5 घंटे के बराबर ही माना जाएगा। यही चीज चीजों को एक दूसरे से तुलनीय बनाती है। अच्छा, और यहीं से वो अनोखा विचार आता है जिसे स्रोत माल का अंधविश्वास या कमोडिटी फेटिशिज्म कहते हैं ना। ये थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम चीजों के मूल्य को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो उनकी कोई कुदरती खासियत हो। हमें लगता है सोना इसलिए कीमती है क्योंकि वो सोना है, या हीरे में अपनी कोई अंदरूनी कीमत है। हम ये भूल जाते हैं कि उनका मूल्य असल में उनमें लगे इंसानी श्रम और हमारे सामाजिक रिश्तों ने तय किया है। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। स्रोत के मुताबिक यही अंधविश्वास हमें ये सवाल पूछने से रोकता है कि एक आईफोन की कीमत में फैक्ट्री मजदूर के श्रम का हिस्सा कितना है और मार्केटिंग या ब्रांड वैल्यू का कितना। हम बस उस कीमत को एक तथ्य मान लेते हैं। बिल्कुल। इंसानों के बीच के सामाजिक रिश्ते हमें चीजों के बीच के रिश्तों के रूप में दिखाई देने लगते हैं, और ये अंधविश्वास पैसे पर जाकर अपने चरम पर पहुंच जाता है। पैसा वस्तु विनिमय की मुश्किलों को हल करने के लिए एक सार्वभौमिक समतुल्य की तरह शुरू हुआ था, एक ऐसी चीज जो सबके बदले चल सके। लेकिन धीरे धीरे हम पैसे की ही पूजा करने लगे, ये भूलकर कि उसकी ताकत भी समाज ने ही दी है, वो कोई जादुई चीज नहीं है। यहां से बात और भी गहरी होती है। जब पैसा आ गया तो बाजार के दो अलग अलग चक्र दिखने लगे। स्रोत के मुताबिक पहला चक्र है CMC, यानी कमोडिटी मनी कमोडिटी। मेरे पास गेहूं है, मैंने उसे बेचकर पैसे लिए और उन पैसों से जूते खरीद लिए। यहां मकसद अपनी जरूरत पूरी करना है। लेकिन पूंजी का चक्र ठीक इसका उल्टा है, MCM प्राइम, यानी मनी कमोडिटी मोर मनी। पैसा लगाकर कोई माल, जैसे कच्चा माल, मशीनें खरीदा, उससे कुछ नया बनाया और उसे बाजार में बेचकर और ज्यादा पैसा कमाया। यहाँ मकसद जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि पैसे से और ज्यादा पैसा बनाना है। ये जो अतिरिक्त पैसा है, M प्राइम, इसे ही विश्लेषण में अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहा गया है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, ये अतिरिक्त पैसा आता कहां से है?
सिर्फ चालाकी से खरीदने बेचने से तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने आपसे कोई चीज़ 100 रुपए में खरीद कर किसी और को 110 में बेच दी तो बस पैसा मेरी जेब में आया है, सिस्टम में कोई नया मूल्य तो पैदा नहीं हुआ। सही पकड़ा। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अगर हर कोई चीजों को उनकी असल कीमत से ज्यादा पर बेचे, तो जो फायदा उसे बेचने में होगा वही नुकसान खरीदने में हो जाएगा। तो फिर मुनाफे का राज क्या है? यहाँ किताब का तर्क है कि पूंजीपति बाजार में एक बहुत ही खास जादुई चीज खरीदता है, श्रम शक्ति या लेबर पावर। श्रम शक्ति मतलब काम करने की काबिलियत। ये श्रम या लेबर से अलग कैसे है? ये बहुत अहम फर्क है। पूंजीपति मजदूर का श्रम यानी उसका बनाया हुआ सामान नहीं खरीदता, बल्कि एक तय समय के लिए, जैसे 8 घंटे के लिए, उसकी श्रम शक्ति यानी काम करने की क्षमता को खरीदता है। अब किसी भी दूसरी चीज की तरह श्रम शक्ति का भी एक मूल्य होता है, और वो मूल्य इस बात से तय होता है कि मजदूर को जिंदा, स्वस्थ और काम करने लायक बनाए रखने के लिए किन चीजों की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, इसी की कीमत मजदूरी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, लेकिन इससे मुनाफा कहाँ छिपा है? मुनाफा इस बात में छिपा है कि एक मजदूर अपनी श्रम शक्ति का इस्तेमाल करके जो मूल्य पैदा करता है वो उसकी मजदूरी से कहीं ज्यादा होता है। मान लीजिए एक मजदूर 4 घंटे काम करके इतना मूल्य पैदा कर देता है जो उसकी पूरे दिन की दिहाड़ी के बराबर है, लेकिन पूंजीपति ने तो उसे पूरे 8 घंटे के लिए खरीदा है। ओहो, तो बाकी के 4 घंटे? वो बाकी के 4 घंटे का श्रम अतिरिक्त श्रम है। इस दौरान पैदा किया गया मूल्य अतिरिक्त मूल्य है, जिसका मजदूर को कोई भुगतान नहीं मिलता। किताब के तर्क के अनुसार यही वो स्रोत है जहां से पूंजीपति का मुनाफा, ब्याज और लगान सब कुछ आता है। ये एक तरह से बिना चुकाई गई मेहनत है। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि मुनाफा सिर्फ अच्छा बिजनेस करने या रिस्क लेने से नहीं आता, बल्कि बुनियादी तौर पर मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य ना देने से आता है। ये तो एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है। बिल्कुल, यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्रीय तर्क है। और अगर ये सच है तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि इस अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाया कैसे जाए। हाँ, अगर अतिरिक्त मूल्य ही मुनाफे का राज है तो जाहिर है इसे बढ़ाने के भी तरीके होंगे। विश्लेषण के अनुसार इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला बहुत सीधा और क्रूर है, निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य। इसका सीधा सा मतलब है काम के घंटे बढ़ा दो। अगर मजदूर 8 की जगह 10 घंटे काम करेगा तो वो 2 घंटे का अतिरिक्त श्रम मुफ्त में करेगा। और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। औद्योगिक क्रांति के दौर की कहानियां भरी पड़ी हैं, जहां लोगों से 12, 14 यहां तक कि 16 घंटे काम लिया जाता था। हाँ, स्रोत बताता है कि काम के दिन को लेकर एक लंबा और खूनी संघर्ष चला है। आज हम जिस 8 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य मानकर चलते हैं, वो मजदूरों की सदियों के संघर्षों का नतीजा है। लेकिन इस तरीके की अपनी सीमाएं हैं। एक इंसान शारीरिक रूप से 24 घंटे काम नहीं कर सकता, और समाज भी एक हद के बाद इसे बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? कोई ज्यादा चालाक तरीका भी होगा? बिल्कुल, और उसे कहा गया है सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। ये ज्यादा जटिल और आधुनिक तरीका है। इसमें काम के घंटे नहीं बढ़ाए जाते, हो सकता है 8 ही रहें, लेकिन मुनाफा फिर भी बढ़ता है। वो कैसे? इसका तरीका है उत्पादकता बढ़ाना। नई मशीनें लाकर, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर या बेहतर मैनेजमेंट के जरिए चीजों को बनाने में लगने वाला समय कम कर दिया जाता है। खास तौर पर उन चीजों को सस्ता कर दिया जाता है जो मजदूर अपनी जिंदगी चलाने के लिए खरीदता है, जैसे अनाज, कपड़े, तेल। अच्छा, तो जब मजदूर की जरूरत की चीजें सस्ती हो जाती हैं, तो उसे जिंदा रखने की लागत यानी उसकी मजदूरी भी कम रखी जा सकती है। ठीक समझे? नतीजा ये होता है कि अब मजदूर अपने दिन की मजदूरी के बराबर का मूल्य शायद 4 घंटे के बजाय सिर्फ 2 घंटे में ही पैदा कर लेता है। काम वो अभी भी 8 घंटे ही कर रहा है, लेकिन अब उसका 6 घंटे का श्रम पूंजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य बना रहा है, पहले के 4 घंटों के मुकाबले। मतलब मुनाफा बढ़ गया बिना काम का दिन बढ़ाए। ये एक तरह से अदृश्य तरीके से शोषण को बढ़ाना है। मतलब मुनाफा बढ़ाने की ये दोनों तरीके, घंटे बढ़ाना या उत्पादकता बढ़ाना, कहीं तो जाकर जमा होते होंगे। इस जमा हुए मुनाफे का, इस अतिरिक्त मूल्य का आखिर होता क्या है? ये हवा में तो नहीं उड़ जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सारी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा है पूंजी का संचय।
यानी जो अतिरिक्त मूल्य जमा होता है उसे वापस मुनाफा कमाने के लिए कारोबार में निवेश कर दिया जाता है। और ज्यादा मशीनें, और ज्यादा कच्चा माल, और ज्यादा मजदूर, ये एक अंतहीन चक्र है। लेकिन इस लगातार निवेश का समाज पर क्या असर पड़ता है? इसका एक बहुत गहरा और दोहरा असर होता है। पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा निवेश मशीनों और तकनीक, जिसे स्रोत में स्थिर पूंजी कहा गया है, उसमें करते हैं ताकि उत्पादकता बढ़े। उनकी कोशिश होती है कि मजदूरों यानी परिवर्तनीय पूंजी पर कम से कम खर्च हो। इसका नतीजा ये होता है कि मशीनीकरण के कारण बहुत से मजदूर काम से बाहर हो जाते हैं। और ये बेरोजगार लोग ये समाज में बेरोजगारों की एक औद्योगिक आरक्षित सेना बना देते हैं। ये बेरोजगारों की फौज हमेशा काम की तलाश में रहती है, जिससे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर अपनी मजदूरी कम रखने और शर्तें मानने का जबरदस्त दबाव बना रहता है। अगर वो ज्यादा मांग करेंगे तो उनकी जगह लेने के लिए बाहर हजारों लोग तैयार हैं। क्या ये कुछ आज की गिग इकोनॉमी जैसा नहीं है, जहां ड्राइवरों या डिलीवरी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद होने की वजह से कंपनियां रेट्स को कम रख पाती हैं? ये एक बहुत अच्छी तुलना है। ये उस तर्क को आज के संदर्भ में दिखाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम कहता है। जैसे जैसे एक ध्रुव पर पूंजी, धन और विलासिता जमा होती है, वैसे वैसे दूसरे ध्रुव पर गरीबी, अनिश्चितता और जी तोड़ मेहनत बढ़ती जाती है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर यह व्यवस्था शुरू कैसे हुई? ये पूंजीपतियों का वर्ग और अपनी मेहनत बेचने को मजबूर मजदूरों का वर्ग बना कैसे? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की मेहनत और बचत का नतीजा था? विश्लेषण इस कहानी को सिरे से खारिज करता है। इस विभाजन की ऐतिहासिक शुरुआत को स्रोत आदिम संचय कहता है। ये मेहनत से पैसा बचाने की कोई मासूम कहानी नहीं, बल्कि एक हिंसक प्रक्रिया थी। इसमें किसानों को उनकी जमीनों से जबरदस्ती बेदखल किया गया, उपनिवेशों को लूटा गया और दास व्यापार के जरिए दौलत जमा की गई। इसी लूट ने एक तरफ वो पूंजी पैदा की जिसे निवेश किया जा सकता था, और दूसरी तरफ उन बेदखल लोगों की फौज खड़ी की जिनके पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो हमने एक छोटी सी चीज, एक माल से शुरू करके पूरे पूंजीवादी व्यवस्था के ताने बाने को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि मूल्य कैसे श्रम से पैदा होता है, कैसे पैसा पूंजी बनता है और कैसे अतिरिक्त मूल्य के जरिए मुनाफा पैदा होता और लगातार बढ़ता रहता है। और स्रोत अपनी बात खत्म करते हुए इस पूरी व्यवस्था की एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। इसका तर्क है कि प्रतियोगिता के कारण पूंजी लगातार कुछ ही हाथों में केंद्रित होती जाती है। छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का निवाला बन जाती हैं। आज हम ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में देखते हैं। तो एक तरफ तो मालिक कम होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्पादन की प्रक्रिया करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा सामाजिक होती जा रही है। एक कार बनाने में हजारों लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में मिलकर काम करते हैं। ये तो एक गहरा विरोधाभास है। उत्पादन पूरी तरह से एक सामाजिक, एक सामूहिक काम बन गया है, लेकिन उसका मालिकाना हक और उससे होने वाला सारा मुनाफा कुछ निजी हाथों में है। विश्लेषण के अनुसार ये तनाव हमेशा नहीं चल सकता। किताब इसे किसी भविष्यवाणी के तरह नहीं, बल्कि व्यवस्था के अंदर काम कर रही शक्तियों के एक तार्किक नतीजे की तरह पेश करती है। तर्क ये है कि जब उत्पादन का चरित्र सामाजिक हो चुका है, तो देर सवेर उसके स्वामित्व को भी सामाजिक होना पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये पूरा विश्लेषण मूल्य को ठोस इंसानी श्रम से जोड़ता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में कुछ गतिविधियां, जैसे स्टॉक मार्केट में सेकंडों में होने वाली ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी या सट्टेबाजी, जहां बहुत कम ठोस श्रम से या बिना किसी उत्पादन के भारी दौलत बनती दिखती है, वो इस ढांचे में कहां फिट होती हैं? क्या वो इस मॉडल को पूरी तरह से चुनौती देती हैं, या ये पूंजी के संचय का ही कोई नया और ज्यादा अमूर्त रूप है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।